राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की मुक्त विद्यावाणी सुन रहे हैं आप, और इस वाणी को अब आप सुन सकते हैं रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर भी। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना पांडे और मेरे साथ है मेरी साथी अनाउंसर, मेरी साथी को प्रेजेंटर हरप्रीत कौर। नमस्कार हरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार ज्योत्सना, नमस्कार सभी शिक्षार्थियों और श्रोताओं को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स। जी हाँ, चाहे वो कम्युनिटी से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हो या फिर अकेडमिक से। हमारे शिक्षार्थी और श्रोता इन सभी कार्यक्रमों को सुनकर बेहद लाभान्वित हो सकते हैं। और इसी श्रृंखला के तहत हमारा जो आज का भी कार्यक्रम है वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, और उसमें जो टॉपिक हमने लिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है हमारे आज के गेस्ट। जी बिल्कुल हरप्रीत, बिल्कुल। मतलब सच पूछिए तो जो चहचहाट हमारी आवाजों में सुनाई दे रही है हमारे श्रोताओं को, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम बहुत खुश हैं, और खासतौर से यंगस्टर्स के लिए है प्रोग्राम। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं मिस्टर वर्ड श्री विपनेश चौधरी जी से। उनसे आपका परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सा विचार अपने श्रोताओं के साथ साझा कर लेते हैं हरप्रीत, जो कि लगभग आज के टॉपिक से भी मिलता जुलता है। खुशी से बढ़कर पौष्टिक खुराक कोई नहीं होती है, दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और हम आज खुराक की ही बात करने वाले हैं, आज हम सेहत की बात करने वाले हैं, और इस अच्छे से विचार के साथ हमने प्रोग्राम का आगाज किया है। और इसके साथ ही बहुत ही गौरव के साथ, बहुत ही गर्व के साथ मैं ज्योत्सना पांडे और मेरी साथी हरप्रीत कौर, हम दोनों स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, श्री विपनेश चौधरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद मेरे सभी प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों। जी, और लर्नर्स एंड लिसनर्स, हम आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें लिख सकते हैं ईमेल, और हमारा ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में विपनेश जी। सबसे पहले कुछ रस्मी सवाल होते हैं। यूं तो सवालों का बहुत बड़ा तांता लेकर हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैंने आपसे कहा कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं आजकल, जब हेल्थ के लिए लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। आज की अगर बात की जाए तो लोगों का बहुत ज्यादा झुकाव होता है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, अपने शरीर की तरफ, अपनी बॉडी को खूबसूरत दिखाने की तरफ। लेकिन एक रस्मी सवाल जहां से की शुरुआत होनी चाहिए वो है कि आपने ये सब कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या सोचकर शुरू किया? देखिए, इसको शुरू करने के पीछे काफी टाइम हो चुका है। उस टाइम पे लगभग मेरी एज 14 से 15 साल होगी। जी 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 तो जी। मुझे तभी से ही बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था। उस टाइम पे एक फाइट आया करती थी, आज भी आती है, WWF। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, मैं उसको लेके बड़ा प्रभावित था, उसमें भी खासकर बटिस्टा को लेके। जी। उनकी बॉडी को देख के मुझे लगता था कि कभी ना कभी मैं भी लाइफ में इस तरह की अपनी बॉडी बनाऊंगा। जी। और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में नाम किया है, मैं भी अपना नाम जरूर करूंगा। जी, वाकई। तो देखिए, ये कहिए कि आपकी मेहनत रंग लाई, ईश्वर ने आपका साथ दिया, भाग्य ने आपका साथ दिया, दुआएं काम आई सबकी, और फाइनली आपने ये मुकाम हासिल कर लिया। अब ये पूछना चाहूंगी विपनेश जी की एक सवाल, जो एक चीज हम हमेशा सोचते हैं कि जब आपने कहा कि 14-15 साल की उम्र से शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या ये एक्सरसाइज और रूटीन की जो शुरुआत है, अगर आप भविष्य में कुछ ऐसा आपके घर वाले चाहते हैं या आप खुद चाहते हैं, तो क्या ये उम्र सही होती है शुरुआत करने के लिए? 14-15 साल की उम्र से मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपने घर पे जैसे डिप्स वगैरह मारने, जी, रेत का कट्टा टांग के उस पर बॉक्सिंग करनी, इस तरह से सब कुछ शुरू किया। जी जी। जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तब मैंने पहली बार जिम में एंट्री की। जी जी जी। तो ये रहा कि ये उम्र होती है, मतलब आपको जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना। छोटे बच्चे को जितनी जल्दी किसी भी चीज की लत लगेगी वो बड़ा होने के बाद नहीं लगती। जी। अब जो 14-15-16 साल का बच्चा है, वो जो सोच लेगा, ठान लेगा, वो करेगा जरूर। जी। ठीक है ना, उसके लिए उस काम को करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि एम ही जिंदगी का यही हो जाएगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका एक्सरसाइज के प्रति भी थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है, और वो अपने काम धंधे में इधर उधर लगता है। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा फर्क जी। काम धंधे की आपने बात की, तो क्या कहते हैं, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जब हम काम की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, तो पढ़ाई जो एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है हमारी सोसाइटी में, सिर्फ हमारे ही देश में ही नहीं बल्कि सभी देशों में। तो
पढ़ाई, अगर हम इस तरह के रुझान अपने जीवन में रखते हैं तो पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है? पढ़ाई तो कोई प्रभावित नहीं होनी है, आपको 24 आवर्स में से सिर्फ अपने लिए 1 घंटा निकालना है जी, ठीक है ना। भगवान ने अगर दुनिया में कोई भी चीज दिया तो उसमें सबसे सुंदर चीज दिया हमारा शरीर जी। और अगर हमारा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है जी। बिल्कुल ठीक। और अगर हमारा शरीर भी ठीक नहीं है तो उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कि सुंदर और स्वस्थ शरीर से ही सभी काम हो सकते हैं। आप अपने अगर हमारी सेहत अच्छी है तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी काम करोगे उसमें मन लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा जी हरप्रीत। आपने बात बिल्कुल सही कही कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, लेकिन जब आपने अपना इसमें सोचा कि आपको इसी लाइन में आगे बढ़ना है, फैमिली का कितना आपको सपोर्ट रहा? देखिए फैमिली का सपोर्ट क्या था, मेरे डैडी को तो ये पसंद नहीं था शुरू में कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं जी। उनको थोड़ा सा ये मिसगाइड था कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो गलत लाइन पे चले जाते हैं जी जी जी, वो राड़ झगड़े करने लगते हैं, इस तरह की उनके थोड़ा दिमाग में थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझा और उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जिस चीज में तुम्हें कैरियर बनाना है बनाओ, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है विपनेश जी, ये एक साधारण भारतीय सोच होती है। हमारे समाज में आज भी 90-95% लोगों की जो साधारण परिवार से, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो यही सोच रखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो रहेगा जी हाँ। तो जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ भी हम ये कर सकते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कि किसी का एम है कि वो अपने बच्चे को इस लाइन में डालना चाहता है, तो आपके कहने के मुताबिक कि बचपन से ही उन चीजों की तरफ ध्यान, क्या चीजें हैं वो जो जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? आपने कहा 14-15 साल से आप जब आपके खुद के मन में आई, मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस लाइन में जाए, तो मैं तो एक ही चीज बोलनी चाहूंगा, जो अभी पीछे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स जी जी जी, उसको लेकर मैं बड़ा प्रभावित हूँ। बिल्कुल। और मेरा जहां तक मानना है तो हमारे देश में क्या विदेश में भी सभी को मूवी देख के और देखना चाहिए कि उसमें क्या दिखाया गया जी। बिल्कुल ठीक, सिर्फ ये दिखाया गया कि बच्चे का जिस चीज में मन हो आप वो कराएं। मेरे डैडी का मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं बॉडी बिल्डर बन गया जी। बिल्कुल ठीक है ना। और उन्होंने बोला बेटा जितना तेरे ऊपर खर्चा होगा सब मैं करूंगा, किसी दिक्कत नहीं है तेरे को, तू पढ़ के डॉक्टर बन जा। लेकिन मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, और अगर वो मुझे इस लाइन में भी जाने देते तो पता नहीं मैं क्या बनता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ बच्चे का अपना मन होता है वहाँ वो ज्यादा सक्सेसफुल बनकर सामने आता है, ज्यादा सक्सेस पाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी विपनेश जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी के फैमिली टर्म्स ऐसे होते हैं, या ऐसा हो जाता है बहुत सारे केसेस में कि जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा भी आगे जाके वही करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कल को आपके जो आगे आने वाली जनरेशन है, आप भी चाहेंगे कि वो इस तरफ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से ये एटलीस्ट ये कोशिश जरूर करेंगे कि वो अच्छे फिजिक्स वाले बच्चे हों आपके घर में, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, चाहे आपके अपने बच्चे हों, आपके भाइयों बहनों के बच्चे हों। तो इस गाइडेंस में देने के लिए बच्चे को किस उम्र से गाइड हमें करना चाहिए? आगे वो क्या करता है वो उसकी अपनी मर्जी। जहां तक मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच के अनुसार तो 14, 15, 16 साल की उम्र बहुत अच्छी है जी, जिसमें बच्चे को किसी भी रूप में आप ढालना चाहोगे बड़ी आसानी से ढल जाएगा जी। उसको आदत भी अगर आप लगाना चाहोगे खेल के प्रति, खेल में बहुत सारी चीजें हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है। वो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है आप उसमें भेजो, पढ़ाई के साथ साथ उसको उसका खेल करने दो जिसमें भी उसका मन है, उसकी रुचि है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो टीनेज ईयर्स होते हैं, 13 साल की जो उम्र होती है, बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, और इसमें जो बच्चा जो भी एक लाइन पकड़ लेता है उसमें काफी एक्सेल करता है। जब आपने ये सब चीजें करनी शुरू की 14, 15, 16 साल की उम्र में, आपने फैमिली को भी आपने क्लियर कर दिया कि आप यही करना चाहते हैं, फैमिली का एक तरह से सपोर्ट भी आ गया, तो उस आपकी गाइडेंस, आपको कहाँ से गाइडेंस मिलती थी? आपके उस टाइम पे रोल मॉडल कौन रहते थे जो आपको गाइड करते थे डेली बेसिस पर? देखिए उस टाइम रोल मॉडल तो ऐसा तो कोई खास था नहीं, क्योंकि जिमों में उस टाइम पे कोच भी नहीं होते थे जी। और जो उस टाइम पे जिम बनते थे उनमें सिर्फ जिम बना तो लेते थे, उनको जो ऑर्गेनाइजर होते थे वो बैठ के सिर्फ देखते थे कि भाई क्या करना है। बहुत ज्यादा उन लोगों को खुद की नॉलेज भी नहीं होती थी। और उस टाइम पे तो सिर्फ मुझे भी ये था कि भाई मैं अपनी बॉडी अच्छी बना लूं, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे चलकर कोई गेम खेलूंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया मैंने अपना बिजनेस भी सेटअप किया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है दुनिया का सबसे महंगा गेम है जी। अच्छा, इससे महंगा गेम मैं दुनिया में कुछ नहीं मानता जी। और अगर बच्चा मिडिल क्लास से है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा है, उसके घर वाले उसके ऊपर एक्सपेंसिव खर्चा कर पाएंगे। किस चीज पर ज्यादा खर्चा होता है? हमारा जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है, अब ये लगा लो हमारी डाइट ही जो होती है, डाइट ही कोई अगर बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जी, पर डे की डाइट में आपको बता दूं उसकी 1500-2000 रुपए की पर डे की डाइट होगी ठीक है। 1500-2000 से 60,000 रुपए पर मंथ के फिक्स हो गए उसके। 60,000 मुझे नहीं लगता कि कोई मिडिल क्लास का
व्यक्ति अपने बच्चे पर खर्च कर पाए, सिर्फ डाइट पर खर्च कर सकता है, क्योंकि डाइट के अलावा और भी चीजें होती और बहुत सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह भी, और आपको सब चीजों की जरूरत है। अगर आप आज तो इतना मॉडर्नाइजेशन है कि अगर आपको कोचिंग चाहिए तो फिर तो वो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। कोच का भी लगा लो, अगर आप एक अच्छा कोच हायर करना चाहते हैं तो 4 से 5-6 हजार रुपए वो आपसे पर मंथ लेगा। जी बिल्कुल, जो आपकी जिम की फीस है उससे एक्स्ट्रा आपका वो हो गया। हाँ बिल्कुल। और कई बार आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस है, यूट्यूब चैनल्स हैं, कई वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो ऐसे कई बच्चे हैं जो शायद अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, और कोच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या वो प्रॉपर कोई डाइटिशियन ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते जो उन्हें गाइड करते रहे। तो ये जो यूट्यूब पे जो वीडियोज अपलोड होते हैं उनको देख के कितना सही रहेगा उनको फॉलो करना? देखिए, उनको फॉलो करने से उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। जो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं वो बड़ी अच्छी दिखाई जाती हैं, बशर्ते कि वो सिर्फ उससे अपनी एक फिजिक को मेंटेन कर सकते हैं। जी मतलब वही कि हाँ, अपने पर्सनल लेवल पे, हाँ अपने पर्सनल लेवल पे अपनी अच्छी फिजिक तो बना सकते हैं, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करना उससे बड़ा मुश्किल है। जी, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको कोच की जरूरत जरूर हो। देखिए, कोच की जरूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता आपको कंपटीशन के टाइम पे क्या चीज लेनी है, क्या चीज छोड़नी है। जी, उसमें बहुत सारी चीज हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो जब आपने सोचा कि प्रोफेशनली इस फील्ड में एंटर करेंगे तो आपका रूटीन क्या रहता था? आप अपना पूरा दिनचर्या के बारे में बताइए। आप कब उठते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे? मैं अपना जो बिजनेस सेटअप किया, मैंने सन 2006 में बिजनेस सेटअप किया, और मेरा जो काम था मेन प्रॉपर्टी का काम था। अब 2015 में आते आते मैं एक लेवल पे पहुंच चुका था, और मुझे पैसे भी कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। 2015 में मुझे पहली बार लगा कि भाई मुझे अब गेम खेलना चाहिए, क्योंकि मैं उस लेवल तक था भी, मुझे पता था कि अगर मैं खेलूंगा तो शायद कुछ होगा। और मेरा एक दोस्त था गाजियाबाद से ही, अरुण चौधरी जी, वो उस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वो उस टाइम पे मेरा कोच भी रहा, क्योंकि कोच तो सिर्फ हम कोच या गुरु जो हमें अच्छी सलाह दे हम उनको मान सकते हैं, वही गुरु है जो हमें अच्छी सलाह देगा। वो खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे बोला भाई मुझे भी कंपटीशन की तैयारी कराओ। उन्होंने कहा ठीक है। वो कंपटीशन की तैयारी मैंने 3 मंथ में की। वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। उसमें मेरे जो है मिस्टर ऑल ओवर गाजियाबाद का जो खिताब था वो मेरे नाम हुआ। उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, और मन में आया कि भाई हाँ अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि देश विदेश में भी अपना नाम शायद कर पाऊँ। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है तो हमें एक अलग उत्साह मिल जाता है कि अब हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। एक स्टेप अगर आगे की तरफ बढ़ जाता है। एक और सवाल, वही रस्मी सवालों के तहत एक और सवाल आता है विपनेश जी की अक्सर तक हम जब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट चैंपियनशिप ये सब एक ही चीजें हैं। क्या ये अलग अलग हैं? और अगर ये अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, सारी चीजें अलग अलग है। अब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमें अपना साइज बढ़ाना है, अपनी मसल साइज बढ़ाना है। हमारी डाइट अलग होगी। अगर मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए मुझे ताकत की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मेरी डाइट अलग होगी, खाना पीना मेरा अलग होगा। मुझे हैवी वेट से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बॉडी बिल्डर को बहुत ज्यादा हैवी वेट से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं इंजरी के होते हैं जी। और अगर इंजरी हो गई तो फिर आप बहुत इंजरी हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपने ही लिए आपको बता दूं, सन 2011 में मेरी जो बोन्स है हैंड की, उसमें प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। टेनिस एल्बो है जी। मैंने यशोदा में दिखाया गाजियाबाद डॉक्टर को। वो बोले कि भाई एक इंजेक्शन है सिर्फ, जिसको लगाने से तुम ठीक हो सकते हो। अगर नहीं हुए तो फिर तुम एक तो एक्सरसाइज बंद कर दोगे, दूसरे ऑपरेशन कराओगे हाथ का। लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करोगे। उससे मेरा मन बड़ा उदास हो गया, क्योंकि मुझे कुछ करना था और वहां से तो सब कुछ दिख रहा था कि मेरी शायद लाइफ यहीं पर रुक जाएगी। अब मेरे एक मामा जी के लड़के थे, उन्होंने कोई मेरठ में बताया, एक वैद था। मैं उन वैद को, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिसको भी प्रॉब्लम हो हर आदमी को वहां पे जाना चाहिए। उन्होंने मुझे 3 पट्टी मेरे हाथ पे की, एक दिन छोड़ के एक दिन में वो बुलाते थे मुझे। उन्होंने 3 पट्टी की, और 3 पट्टी में उन्होंने मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मुझे तो आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं है जी। ये तो बिल्कुल कमाल की बात है वाकई। देखिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो किसी का भी करियर दांव पे लग जाता है। तो इंजरीज वगैरह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इंजरी से बचने के लिए आपको एक तो जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं जिस भी तरह का, उस पर बहुत ज्यादा इतना वेट ना लगाएं जो आपकी लिमिट से बाहर हो जाए जी। क्योंकि अगर आपको लिमिट से ज्यादा बाहर जाके वेट मारोगे तो इंजरी के 100% चांस है जी। वेट उतना ही मारो जितनी आपकी कैपेसिटी है जी। बिल्कुल ठीक। और हैवी वेट मारना तो अपनी कोच की निगरानी में मारो कि वो आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे खड़ा है, हर चीज देख रहा है।
मतलब अपनी कैपेसिटी को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने पीछे एक वीडियो देखा था, एक कोई बॉडी बिल्डर था लड़का, मुझे पता नहीं कहाँ का था, वो थाई पे वेट मारा था और वेट था लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास। उसका एक पैर घुटने से टूट के पूरा ऊपर आ गया था। ओह गॉड। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी और उसने वेट इतना ज्यादा चढ़ा लिया कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो चुका था। जी, तो ऐसी मतलब कभी भी अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए कि हमारी बॉडी कितना वेट उठा, क्षमता से ज्यादा आदमी को नहीं वेट उठाना चाहिए। हाँ, कोई उसमें यही होगा कि आदमी इंजरी उठाएगा, इंजरी ही होगी। तो इस चीज को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और प्रश्न विपनेश जी, कुछ साधारण प्रश्नों की तरफ चलते हैं जिसका बेसब्री से हमारे यंगस्टर्स वेट कर रहे होंगे। मैं एक बार नंबर उनको फिर से बता दूं, 012046269449 है हमारा नंबर। एक और नंबर है 180018025543। आपके प्रश्नों का इंतजार है हमें। और विपनेश जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम जब ये बहुत ही ज्यादा रुझान हो गया है आजकल यंगस्टर्स में कि अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है। पहले एक जमाना था, आज से अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं तो 100 में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक मेल दिखता था जिसकी बॉडी, जिसके फिजिक्स बहुत अच्छे होते थे और लोग उसे पलट पलट के देखा करते थे। आज मुझे लगता है 100 में से 60 बॉयज आप ऐसे देख लेंगे जो बहुत अच्छे फिजिक्स बनाए हुए हैं। मतलब अब जो लोग बहुत लीन होते हैं या जिनके बाइसेप्स नहीं है, जिनकी चेस्ट नहीं है, वो अजीब लगते हैं। अब अच्छी बिल्ट वाले लोगों का देखना बड़ा कॉमन सा हो गया है। तो ये डेफिनेटली ये रुझान लोगों का बढ़ता जा रहा है। लोग नॉर्मल एक्सरसाइज जो एक नेचुरल तरीके से हम लोग करते थे, रनिंग करते थे, योगा करते थे, इस चीज से बाहर निकलकर जिम की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है। तो जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो एक नॉर्मल डाइट, देखिए कोच ने क्या बताया, क्या उसके दोस्तों ने बताया, क्या गाइड किया, वो एक अलग चीज है। एक जनरल चीज जो उसे लेनी चाहिए, अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो क्या होती है जब 18-19 साल की उम्र में कोई जिम ज्वाइन करता है? कि अगर 18-19 साल की उम्र का यंगस्टर बच्चा है और वो बॉडी बिल्डिंग करने की तरफ चल रहा है, हमारी पूरी बॉडी जो बनती है वो प्रोटीन से बनती है। वो अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाले खाने को यूज करे, जिसमें कि वो चिकन हो चुका, आपका एग हो गए और सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, इस तरह की चीजों को यूज करें। तो मतलब अपनी, और कार्बो, क्या ऐसा भी है कि कार्बोस की मात्रा घटानी चाहिए? कार्ब की मात्रा तो अब घटानी पड़ेगी अगर सामने वाले बंदे का वेट ज्यादा है। अभी कोई बच्चा गया, बच्चे भी कई तरह के होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक बच्चा स्लिम, एक बच्चा बहुत ज्यादा हेल्थी है, पेट निकल रहा है 18-20-19 साल की उम्र में ही। तो जिसका जो हैवी है उसको कार्ब कम करने चाहिए। जी, तो क्या प्रोटीन लेने से, सिर्फ प्रोटीन डाइट लेने से वजन नहीं बढ़ता है? देखिए, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सिर्फ ये है जो आप खाने से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आप प्रोटीन डायरेक्ट ले रहे हैं, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। इससे ज्यादा प्रोटीन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, लेकिन ये है कि एनर्जी पावर, एनर्जी पावर आपको देगा और जो खाने की आपकी डाइट है उसको पूरी करेगा। विपनेश जी, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है, कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम का निकल चुका है, तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेते हैं अपनी कॉल। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। मैडम, मेरा नाम लोकेश है। विपनेश जी से मैंने अपनी कंपटीशन पे देखे, यूट्यूब पे भी काफी फॉलो करता हूँ। जी, पूछना था मुझे उनसे। बिल्कुल, विपनेश जी लाइन पर हैं, आप प्रश्न कीजिए। विपनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो विपनेश जी, मुझे सर ये सवाल पूछना था आपसे। जैसे हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं जी, तो विंटर्स में गेनिंग के लिए मतलब फूड पे डिपेंड रहे या सिर्फ सप्लीमेंट का भी यूज करना जरूरी होता है? मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट का यूज तो आपको करना पड़ेगा, बशर्ते कि सिर्फ वो अच्छी क्वालिटी का हो। सप्लीमेंट लेने से आप बिल्कुल ना डरें, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मतलब सप्लीमेंट ले सकते हैं हम लोग? सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, सभी लेते हैं, मैं खुद भी लेता हूँ। जी जी, ठीक है, यही पूछना था। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न के लिए। विपनेश जी, अब इन्होंने सप्लीमेंट्स की बात की, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि एक नॉर्मल, जिसको कोई अपना करियर नहीं बनाना है बॉडी बिल्डिंग में या इस तरह के किसी गेम में, एक नॉर्मल खुद को सिर्फ अच्छा दिखाना है, क्या ऐसे लोगों के लिए भी सप्लीमेंट्स लेना अनिवार्य होता है? उनके लिए भी सप्लीमेंट अनिवार्य है। आप इतनी डाइट खाने से इतनी प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सपोज करो मेरा वेट अभी 80 kg है, तो मुझे पर डे का 160 से 170 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं एक वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी एक अच्छी फिजिक बन जाए, तो मुझे 160, 170 ग्राम, 180 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए जी। अब उसको आप किस तरह से पूरी करेंगे? खाना तो इतना खा नहीं पाएंगे,
तो उसके लिए आप प्रोटीन ले लो, एक टाइम सुबह ले सकते हैं, एक टाइम शाम को ले सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। जी, मतलब जो नॉर्मल जिम गोयर्स हैं, जिनका कोई करियर नहीं है, जो नॉर्मली अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं, उनको भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के तौर पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारी पूरी बॉडी ही बनती है प्रोटीन से। जी जी जी, हमारे जितने मसल्स डेवलप होंगे प्रोटीन से होंगे। अगर हम सिर्फ दूध लें, स्प्राउट्स लें, एग्स लें, चिकन लें, इनसे हमारी जो जरूरत है बॉडी की वो नहीं पूरी हो सकती है। देखिए पूरी तो हो जाएगी, लेकिन डाइट पे डिपेंड करता है। एक बार फिर से कॉलर है हमारे साथ, हम फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए प्लीज। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। जी हाँ अभिनव जी, प्रश्न पूछिए। जी, मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, और विपनेश जी मेरे को ये बताएं कि मेरा जो डेल्ट है वो गोल नहीं होता सर। क्या नहीं होता? हेलो हेलो, हाँ जी, अभिनव जी आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, स्पीकर को थोड़ा पास कीजिए और थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैडम जी, जहां तक मैं इनका प्रश्न समझ पाई विपनेश जी, इन्होंने पूछा, अगर वो सुन रहे होंगे प्रोग्राम, इन्होंने पूछा कि मेरा जो डेल्ट है, शायद मुझे भी, जी हाँ मैं भी, हाँ बिल्कुल ठीक, वो वर्ड ही समझ में नहीं आया। चलिए उम्मीद करते हैं फिर से कोशिश करेंगे हमसे जुड़ने की। मैं आपसे पूछ रही थी कि जो नॉर्मल जिम गोयर्स हैं, बेशक वो इस फील्ड के नहीं है, उनको भी आपके ख्याल से नॉर्मल डाइट से नहीं मिल सकता है प्रोटीन, है ना? उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के तौर पे प्रोटीन लेना ही चाहिए। एक बार कॉलर है हमारे साथ। हेलो हाँ मैडम, मेरा नाम अभिनव शर्मा। जी हाँ अभिनव जी, प्रश्न बताइए अपना, आपसे परिचय हो गया था। मैडम प्रश्न मेरा ये है, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा साहब को। जी जी जी, और ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताइए जिससे डेल्ट अच्छा हो जाए। डेल्ट? जी जी, डेल्ट अच्छा हो जाए। भैया मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, डेल्ट के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं, डेल्ट है क्या? मैं पहले ये नहीं समझ पा रहा हूँ, डेल्ट है क्या? सर मेरा डेल्ट, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, पर मेरा डेल्ट गोल नहीं होता। आप डेल्ट जो वर्ड है ना, डेल्ट किसको कह रहे हैं? बताएं कि डेल्ट का मीनिंग क्या है? डेल्ट मैं इसको बोल रहा हूँ, शोल्डर के नीचे का जो पार्ट होता है, बाइसेप के ऊपर का जो पार्ट होता है। अच्छा 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 अच्छा, आप इसके लिए बोल रहे हैं, ये गोल नहीं होता? जी हाँ जी। आप वीक में शोल्डर की एक्सरसाइज कितने टाइम करते हैं? सर मैं एक बार फुल एक्सरसाइज करता हूँ, एक बार पार्शियल करता हूँ, मतलब कि एक बार पूरा शोल्डर मारता हूँ, एक बार सिर्फ डेल्ट। जी, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ जी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क तो पड़ता है, बट सर एक बॉडी बिल्डर की तरह वो डेल्ट मेरा खिल के नहीं आता। देखिए मैं आपको बता दूं, आप क्योंकि इसी लाइन से हैं तो आप बेटर समझ सकते हैं इस चीज को। सर आपकी आवाज कम आ रही है, सर थोड़ा तेज बताएंगे? हेलो हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे? जी एक्चुअली अभिनव जी आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है, अब शायद आवाज भी उधर से बहुत कम आ रही है। हाँ जी बताइए सर। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको अपनी डाइट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरह की मेडिसिन का यूज करना है, ठीक है ना? जी सर। क्योंकि ये आपको अच्छे तरह से पता होगा कि बिना इन सब चीजों के ना तो आप अपनी अच्छी फिजिक बना सकते हैं और ना अपनी बॉडी का किसी पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। जी जी सर, जी सर। उसके लिए आपको मेरे पर्सनल नंबर आप नोट कीजिए, मैं उस पर आपको पर्सनली में बताऊंगा। ठीक है सर, बताइए सर। 9953 9952 9953 9953 52 52 2424 2424। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी विपनेश जी, एक बार फिर से अपने सवालों की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना आपने बताया कि सबके लिए जरूरी होता है। अब बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अक्सर तक जो समस्या होती है वो होती है टमी की, लोगों के मतलब वेट जो है वो डाइट से कंट्रोल हो जाता है, रनिंग से कंट्रोल हो जाता है, ये सब नॉर्मल कार्डियो करने से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब पार्ट टमी की आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे कंट्रोल करना। आपका सारा बॉडी निचुड़ जाती है लेकिन पेट वहीं का वहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बहुत सी जिमों में भी देखा, मैं अभी पीछे बॉम्बे गया था, मॉडलिंग के लिए गया था, फोटो शूट हुए थे मेरे कुछ। जी। तो मैंने वहाँ पे 1.5 महीना रहा था, तो मैंने वहाँ पे कई जिम चेंज किए, तो मैंने वहाँ के ट्रेनर देखे, वो ट्रेनर लड़कियों को इस तरह से गाइड करते हैं जैसे एक बॉडी बिल्डर को करते हैं। जी 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 जी। एक्सरसाइज तुम्हारा पेट की, अगर तुम्हें टमी का एक्सरसाइज करनी है तो तुम टमी घटाओगे तो टमी की एक्सरसाइज करोगे जी, ना कि तुम बाइसेप और शोल्डर की एक्सरसाइज करोगे। बिल्कुल। तो आज के टाइम में मैं जो देखता हूँ, जो कोच होते हैं वो बाइसेप के, शोल्डर के, चेस्ट के ये सेट लगवाते हैं, जबकि कम करनी है हमें अपनी टमी। जब हमें टमी कम करनी है तो टमी की एक्सरसाइज कराएं। चलिए, तो जो प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी उस पर आते हैं। एप्स वीक में कितने दिन करने चाहिए? एप्स वीक में मेरे हिसाब से तो 6 के 6 दिन करने चाहिए।
डेली करने एक दिन अपर एक दिन लोअर, एक दिन अपर एक दिन लोअर। अच्छा, एक दिन अपर एक दिन लोअर। और उसके साथ जो वही टारगेट एरिया होता है साइड्स या एब्स, मेल फीमेल दोनों का ही टारगेट एरिया। बिल्कुल। तो फिर साइड्स को कैसे उसके साथ कंसीडर साइड के लिए एक्सरसाइज अलग से होती है। मतलब आपका मतलब है कि एक दिन साइड्स एब्स, एक दिन साइड्स लोअर एब्स। साइड्स आपको रोज लेनी है, साइड्स रोज लेनी है। एक दिन अपर एब्स मारोगे, एक दिन लोअर एब्स मारोगे जी। तो जो आपके जो सुंडी के नीचे का एरिया है उसको कम करने के लिए लोअर मारोगे जी। हाँ, और ऊपर वाले के लिए अपर मारोगे। यानी कि एब्स रोज करने चाहिए। क्या ये हो सकता है कि किसी का अगर टारगेट एरिया सिर्फ एब्स ही है? मैं प्रश्न आपसे बाद में करती हूँ, पहले कॉलर जुड़ गए हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि है। जी हाँ रवि जी, प्रश्न बताइए अपना। हाँ, पहले तो मैं विपनेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, हमारे देश का। थैंक यू, धन्यवाद। एक सवाल था रवि जी से, विपनेश जी से। जी सर। हेलो जी सर, बोलिए। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल मिल पा रही है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था, ये जिस तरीके से आप इस वक्त युवा हम लोगों के भटक जा रहे हैं और लोगों को सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे देश के युवा जो है वो आगे बढ़कर ऐसी तरीके के काम करें? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मेन योगदान तो जो रहेगा हमारे पेरेंट्स का ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल से मतलब मेरा ये है कि आज के टाइम में जो जंक फूड सबसे ज्यादा चल रहा है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो जंक फूड चल रहा है वो मैंने देखा कि घर वाले खुद उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम एक तरह से उनको जहर खिला रहे हैं। जी जी, ठीक है ना। तो वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देंगे, उनकी सेहत के प्रति ध्यान देंगे, उनको जागरूक करेंगे, वो बच्चे खुद भी समझ जाएंगे कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और अपनी सेहत को अच्छी रखेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, कुछ काम करेंगे घर का उसमें भी मन लगेगा। जी जी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा आपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी विपनेश जी, हम बात कर रहे थे टारगेट एरियाज की, जो कि टमी और साइड्स होता है। तो आपके कहने के मुताबिक एक साधारण इंसान जो कि जिम जाता है अपने साइड्स और टमी कम करने के लिए, उसको डेली वर्कआउट में ये एब्स, एक दिन लोअर एब्स एक दिन अपर एब्स, ये शामिल करने चाहिए। बिल्कुल शामिल करने चाहिए जी। और इसके अलावा क्या उसे भी प्रोटीन की और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसको जरूरत होगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपना पेट घटाना है। तो उसे प्रोटीन वैसे तो ना ले, अगर वो एग वगैरह खा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, चिकन खा सकता है तो अच्छी बात है। मतलब नॉर्मल डाइट के साथ वो अपनी नॉर्मल डाइट के साथ में अपने इतना कम कर सकता है। जी। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें कार्ब उसको कम करने पड़ेंगे जी, जिसमें कि आपकी जैसे रोटियां हो गई, रोटियां नहीं खानी है, ब्राउन राइस ला सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, फल खा सकते हो, जूस ले सकते हो। इस तरह से अपना डाइट थोड़ा फॉलो करेंगे जी। और इसके में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जनरली एक मिथ होता है कि अगर आप जिम जाते हैं, अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, आप टोन डाउन करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे उसको तो आपका वेट उतना ही दुगनी स्पीड से बढ़ेगा। क्या ये मिथ है या इसमें कोई सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, दुगनी स्पीड से आपका वेट बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वर्कआउट अपनी मेहनत से करके और सब कुछ घटा रहे हैं तो इस तरह से नहीं बढ़ेगा। और ऐसा लेकिन खाने पे आपको फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिम किसी को सूट करता है, किसी बॉडी के लिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई बॉडी मेरे हिसाब से तो नहीं है जिसको बॉडी जिम सूट ना करे। जी। वर्कआउट तो सभी के लिए सूट होना चाहिए। आज के टाइम में जो हमारा जो कल्चर है वो, जहां तक मेरा ख्याल है, तो सभी लोग फ्री रहते हैं। जी। पहले तो लोग काम करते थे, खेती ज्यादा होती थी। आज के टाइम में तो किसान भी खाली बैठे होते हैं। जी। सुबह को जैसे खड़े होंगे और रात को ऐसे ही सो जाएंगे। जी। पहले हार्ड वर्क करते थे, सुबह घर से निकले, दोपहर को घर से आ रहे हैं, फिर शाम को खेत पे चले गए, वहां पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। मशीन्स ने हमारे जी। अब तो मशीन इतनी आ गई है कि आदमी कुछ करना ही नहीं है। और यही एक कारण है कि हम लोगों की फिजिक भी बिगड़ी पड़ी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार फिर से कॉलर है हमारे साथ। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैम, मैं अर्नव भारद्वाज बात कर रहा था। जी हाँ, नोएडा से। जी अभिनव जी, प्रश्न ये मेरा विपनेश चौधरी जी से एक क्वेश्चन था। जी हाँ, बताइए। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी एज 24 है जी, और मैंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है जी। तो मेरा चौधरी सर साहब से एक क्वेश्चन था कि मैं सप्लीमेंट लूं या ना लूं। सप्लीमेंट देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सप्लीमेंट बिल्कुल लें, बशर्ते कि अच्छी क्वालिटी का लें। ओके, आप सप्लीमेंट लें, किसी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, आप सप्लीमेंट लें अच्छी क्वालिटी का, उससे ना आपको कोई क्या बोलते हैं नुकसान होगा, ना कोई आपको दिक्कत आएगी। नहीं, इसी चीज से डर रहता है सर, जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रोटीन लेंगे, सप्लीमेंट लेंगे, उसमें सिर्फ आपकी वही चीजें हैं जो आप अपने खाने से पूरी कर रहे हैं।
ओके, उससे आप निश्चिंत रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। विपनेश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मेरे पास भी है। स्टीरॉयड की बात करते हैं हम, अक्सर तक ये मिथ है या सच है, ये तो आप हमें बताएंगे। ये कहा जाता है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं स्टीरॉयड्स यूज करते हैं, तो स्टीरॉयड्स ये कितना सच है? और ये देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो आपको बताएंगे नहीं कि वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं। जी जी। लेकिन क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता नहीं, इसलिए मैं सही बताऊंगा कि स्टेरॉइड तो सभी लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन स्टेरॉइड लेने का एक तरीका होता है, उसमें सामने वालों को ये पता होना चाहिए तुम्हें कितने दिन की अपनी साइकिल चलानी है, कितने दिन चलाने के बाद बंद करनी है, किस तरह से स्टेरॉइड को बॉडी से बाहर निकालना है। आज के टाइम में क्या, जो बच्चा 4-6 महीने जिम करके आया वो कोच बन के बैठ जाएगा जी, और बच्चों को अपनी तरफ से सलाह देने लगेगा, उसे खुद ही ये नहीं पता कि तुम्हें इनको देना क्या है जी। और उससे हमें नुकसान भी मिलता है। मैंने देखा बहुत से यंगस्टरों के लीवर खराब हो चुके हैं, किडनी खराब हो चुकी हैं, कुछ को हार्ट फेल भी हुए हैं। वो यही कारण है सारे। जी बिल्कुल ठीक कहा विपनेश जी, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे ऐसे यंगस्टर्स जरूर इस तरफ ध्यान देंगे कि आपने कहा कि स्टीरॉइड्स तो लिए जाते हैं लेकिन उनकी सही क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कितने दिन हमें यूज करना वो पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और बहुत अच्छे कोच की जरूरत है। आपका एक पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए जो आपको सजेस्ट करेगा कभी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कितनी मात्रा में, आपके शरीर में कितने की जरूरत है। ये भी कैपेसिटी के ऊपर बात होती होगी कि कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो विपनेश जी का एक संदेश है हमारे यंगस्टर्स के नाम की, आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो किसी बहुत अच्छे कोच, डॉक्टर, न्यूट्रिशन के से पूछकर उसकी देखरेख में लीजिए, नहीं तो स्टेरॉयड के जो होते हैं साइड इफेक्ट मिलेंगे जी, साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। एक और चीज जो आम धारणा होती है, हम जब जिम जाते हैं, जैसे ही 1 महीना होता है जिम जाए हुए, मुझे लगता है ऐसा सभी जिम्स में होता है, 1 महीने बाद ही हम ट्रेनर से कहते हैं कि वेट नहीं जा रहा है या ये नहीं जा रहा है, कितनी मेहनत करके भी डाइट भी कर रहे हैं, ट्रेनर कहते हैं बर्नर ले लीजिए जी, फैट बर्नर ले लीजिए। तो ये फैट बर्नर जो होते हैं ये कितने कारगर होते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या ये लेने जरूरी होते हैं? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा फैट बर्नर होता है उसमें कैफीन होता है जी, ठीक है ना। और मेरा तो मानना यही है कि आदमी को फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए, वो आपके हार्ट को प्रॉब्लम देगा, आपका बीपी हाई करेगा, ठीक है ना। तो उससे दूर ही रहें। उसमें बहुत सी देसी चीजें आती हैं, जैसे आपका जीरा हो गया, तेज पत्ता हो गया, इन दोनों को पीस के आप रात को 1 चम्मच ठंडे पानी में लेकर सो सकते हैं, वो आपका फैट बर्नर का काम करेगा। मतलब रात को सोते समय जीरा और तेज पत्ता पीस कर बराबर मात्रा में मिला लें, 1 चम्मच ठंडे पानी में लेकर सो सकते हैं, वो आपका पूरा फैट बर्नर का ही काम करेगा। अच्छा, सो जाइए और सुबह उठ के जिम कर लीजिए, जी, ये फैट बर्नर का काम करता है। मतलब जो फैट बर्नर है वो आपकी मसल तोड़ेगा, और आपको ये लगाओ कि जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर आपने रात को ले लिया तो आपको नींद भी नहीं आएगी। जी हाँ, फैट बर्नर के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, उसमें कैफीन की मात्रा होती है, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। जब आप शुरुआत में फैट बर्नर लेते हैं तो नींद पर भारी प्रभाव पड़ता है। नींद पर प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ औपचारिक प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग को खेल के रूप में मान्यता कब मिली? दोबारा से आप क्वेश्चन दोबारा से कीजिए। बॉडी बिल्डिंग को अब खेल के रूप में जाना जाता है हमारे भारत में, भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता मिल चुकी है, तो ये मान्यता कब मिली भारत सरकार द्वारा? देखिए भारत सरकार द्वारा मान्यता तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से हम लोगों को नहीं मिली जी जी जी, ठीक है ना। यही एक कारण है कि बॉडी बिल्डर आज भी और गेम वालों से पिछड़े हुए हैं जी, क्योंकि हमारी सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है इस गेम के लिए, और उसमें भी खासकर मैं अपने यूपी के लिए बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है जी। हरियाणा में जबकि ये सपोर्ट, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं। हमारे यूपी के खिलाड़ी निकल कर हरियाणा में जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, एक छोटा बच्चा कोई मेरठ से जीत कर आया था, उसका था निशानेबाजी में जी, 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 उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे कोई 2 बंदे भी नहीं पहुंचे जी, उसका बड़ा सोशल मीडिया पे हुआ भी। जबकि अगर उसको हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती, उस बच्चे को मोटिवेट करती, तो हो सकता है वो आगे चल के कुछ और करना चाहता। फाइनेंशियल हेल्प तक उसे देनी चाहिए थी। और जो राज्य सरकारें ऐसा करती है या जहाँ जिस क्षेत्र में भारत सरकार ऐसा करती है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आगे हैं, हम लोगों से आगे हैं, आगे पहुंच जाती है। तो ये बड़े दुख की बात है कि कुछ राज्य सरकारें जो है वो आज भी खेलों की तरफ ध्यान कम दे रही है, नहीं रही है बिल्कुल भी जी। जबकि अगर हम भारत सरकार की बात करें, हम सरकार की बात करें, तो माननीय मोदी जी हमारे मोदी जी ने निकाला खेलो जी, खेलो करके एक निकाला है, खेलो इंडिया निकाला है, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हैं।
इस बार अगर हम गोल्ड मेडल, हम एशियन कप्स की बात करें, हम ओलंपिक्स की बात करें, तो काफी जो हमारी संख्या है मेडल्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, पहले से बढ़ी है। वो शायद हमारी वर्तमान सरकार, हमारे मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वर्तमान सरकार की ही देन है, वो इसमें कोई शक नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकारें भी इस तरफ ज्यादा रुझान करेंगी, राज्य सरकारें भी इस पर ध्यान देंगी। और हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि कोई नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच जाए उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाए। अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे नेशनल चैंपियंस निकल के आ सकते हैं। देखिए, मैं अपने लिए बता दे रहा हूँ, मैं सन 2017 में गोल्ड मेडल लेकर आया, 2018 में गोल्ड मेडल लेकर आया। अभी तक एक भी हमारे यहाँ से किसी मंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किसी ने भी एक स्टेज पे बुला के तो सामने वालों को सम्मानित किया जाए। मेरे लिए हरियाणा से ऑफर है खेलने के लिए, लेकिन मैं हरियाणा से नहीं खेलता क्योंकि मुझे खेलना यूपी से है। अब उसमें ये लोग सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जितना काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी, वही आपका एक मतलब लगाव है कि आप यूपी में पैदा हुए हैं, आप यूपी में रहते हैं, तो आप जो करें यूपी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर लेकिन घर सरकारें इस तरह से अनदेखा करेंगी तो बहुत सारे लोगों का रुझान दूसरे शहरों खेलों से लोग, हमारे यहाँ के बच्चों का रुझान इसलिए ही हटता जा रहा है क्योंकि उन्हें सपोर्ट तो किसी तरह का मिल नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट। और अगर जो बच्चा खेलना चाह रहा है वो सीधा हरियाणा पहुंच रहा है। उन्हें पता है तुम अगर वहाँ पे जाके एक मेडल ला के देते हो हरियाणा सरकार को तो पैसे के साथ आपको जॉब भी देंगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत छोटे स्तर पर सरकारी जॉब्स ऑफर की जाती है हरियाणा सरकार द्वारा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुल मिलाकर हमारे भारत देश की बात होती है विपनेश जी, भारत नौजवानों का देश है। तो इसमें खेलों की अगर हम बात करें तो खेलों की तरफ नौजवानों का कितना रुझान आप देखते हैं आज के युग में? आज के टाइम में तो मैं जहां तक देखना चाह रहा हूं तो 90-95% बच्चे खेल की तरफ काफी आकर्षित हैं। चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चाहे वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में हर यंगस्टर, मैं यही देख रहा हूँ धीरे धीरे, मेरे पास भी मेरे जिम में बहुत बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे का कुछ ना कुछ मोटिव है कि भाई मैं भी कुछ ऐसा करूं जो देश में, समाज में मेरा नाम हो, मेरे घर वालों का नाम हो। जी, लेकिन वही होती है कि उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कई बार पेरेंट्स उतना खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इस वजह से बच्चा वो पीछे पछड़ जाता है, उसकी प्रतिभा भी दूसरे के सामने नहीं पहुंच पाती। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर यही काम हमारी गवर्नमेंट उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट करती है तो उनकी प्रतिभा निकल कर आएगी। जब विपनेश जी हम जिम जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे भी अलग अलग तरह के होते हैं, जब कोई युवा जिम में एंट्री करता है तो कुछ का टारगेट होता है वेट घटाना, कुछ का होता है बढ़ाना। तो क्या एक्सरसाइज एक ही तरह की जाती है इन दोनों चीजों में? देखिए, एक ही तरह की है क्या, जिसको अपना सिर्फ वेट ही बढ़ाना है उसे कार्डियो करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको अपना वेट घटाना है उसे एक्सरसाइज के साथ में अपना कार्डियो का भी ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करो कि उसने 35 से 40 मिनट अपने अपर पार्ट की एक्सरसाइज की है बॉडी की, तो उसे 35 से 40 मिनट 30 मिनट अपने पेट के लिए एक्सरसाइज करनी है जिससे कि उसका वेट डाउन हो जाए। जी, और जैसे कि हम पहले एब्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक दिन लोअर एब्स, एक दिन अपर एब्स, इस पे ध्यान दिया जा सकता है, साइड्स उसके साथ मारी जा सकती है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी कार्डियो को वक्त देना जरूरी होता है? जी, कार्डियो जरूर चाहिए। और कार्डियो में मैं आपको बता दूं, कार्डियो में जो आप दौड़ेंगे उसमें सिर्फ आप 5 और 6 की स्पीड पे दौड़े, उससे ज्यादा ना दौड़े। जी, क्योंकि आप जितनी तेज दौड़ेंगे आपका प्रोटीन लेवल घटेगा, यानी कि आपका मसल्स गिरेगा लेकिन फैट नहीं गिरेगा। जी, और आप जितना धीमे दौड़ेंगे उतना आपका प्रोटीन लेवल बच कर रहेगा और जो आपका कार्डियो वो कार्बोहाइड्रेट है वो डाउन होगा, जिससे आपका फैट लूज होगा। मतलब कि कम स्पीड पर दौड़ना चाहिए, लंबे समय तक दौड़ना चाहिए। कितने समय तक? लगभग 15 से 20 मिनट बहुत होंगे। 15 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट। आपने कहा कि ये तो ब्रीस्ट वॉक हो गई एक तरह से। अगर आप 7 की स्पीड तक तो ब्रीस्ट वॉक ही होती है, 6 या 7 की स्पीड पे आप 5 से और 6 की स्पीड पे दौड़ना, जो मैं बता रहा हूँ 5 से 6 की स्पीड पर दौड़ना। आप फर्क खुद देखेंगे, एक बच्चा 8 से 10 की स्पीड पे दौड़ेगा, एक बच्चा 5 से 6 की स्पीड पे दौड़ेगा, तो जो 5 से 6 की स्पीड पे दौड़ रहा है उसका फैट जल्दी घटेगा दूसरे के मुकाबले। एक और चीज जो अक्सर तक देखने को मिलती है जिसमें, जब हम फीमेल्स की अगर बात करें तो कई बार बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो उनको ट्रेनर्स ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा वेट है, नीज पे इफेक्ट पड़ेगा, एंकल्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा, नीज में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ट्रेडमिल नहीं यूज करना। ये मिथ है या ये सच है? ठीक है, ट्रेडमिल का योग जो आपको यूज करना है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं करना है, कि जैसे 35-40 मिनट ये नहीं करना है। 15 से 20 मिनट मैंने अभी आपको बताया है, ये ठीक है। इससे फर्क तो पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर खुले में दौड़ पाते हैं, किसी पार्क में दौड़ पाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। उससे ज्यादा कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं, कैलोरीज भी बर्न होंगी, और दूसरा आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेडमिल पे ज्यादा दौड़ने से घुटनों में प्रॉब्लम जरूर होगी। जी जी जी,
एक साधारण व्यक्ति, हम फीमेल्स की बात करते हैं क्योंकि मैं फीमेल हूँ और ये जो समस्या है ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। तो फीमेल्स को लेकर चलते हैं कि जब वेट घटाने के लिए किसी जिम में कोई फीमेल एंट्री करती है तो उसे लगभग कितना वक्त देना चाहिए एक्सरसाइज को, जिसका कि कोई ऐसा एम नहीं है कि उसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, नॉर्मल। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है, जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रश्न पूछते हैं। हेलो 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 जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद कनेक्शन नहीं मिल पाया, कनेक्ट नहीं हो पाई कॉल। उम्मीद करते हैं दोबारा कोशिश करेंगे। जी, एक साधारण फीमेल जो कि 25 से 45 साल की उम्र तक है, तो उसे कितना वक्त देना चाहिए 24 घंटे में से? देखिए 24 घंटे में से आप अगर अपने लिए 35 से 40-50 मिनट दे रहे हैं तो बहुत है। और क्या रेशो रखना चाहिए टमी के लिए, साइड्स के लिए, कार्डियो के लिए? देखिए कार्डियो आपको, अगर आप 15 मिनट कार्डियो कर रहे हैं तो आगे के बच्चे 25 से 30 मिनट आप पेट की एक्सरसाइज करें जी, जिसमें आप साइड भी मार सकते हैं जी, और आप अपर लोअर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो आपके एब्स हैं, और बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो बैक पे होता है वहां पे फैट होता है, लोअर बैक पे, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और क्या ये मिक्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल। एक राउंड आपने एब्स का कर लिया, अपर एब्स का कर लिया। आपको जो करने हैं अभी, जैसे आप पहले कार्डियो करें, कार्डियो खत्म करने के बाद आप पेट की एक्सरसाइज शुरू करेंगे जी, जिसमें एक तरह का जो सेट मारेंगे वो आप 3 तरह से निकालेंगे, जिसमें 12, 14, 15 जो भी आप रेपिटेशन निकाल सकते हैं। पहले पूरी एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक पार्ट की एक्सरसाइज खत्म करेंगे? एक पार्ट नहीं है, पार्ट की पूरे की चल रही है। अभी आप अगर लोअर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे की एक्सरसाइज है जी हाँ। जो भी सेट मारेंगे, एक तरह का सेट आपको 4 तरह से 4 बार मारना, लगातार मारना, 3 से 4 बार मारेंगे आप। सेट चेंज नहीं करने हैं, वो चेंज नहीं करना। ये नहीं है कि अभी आपने ट्विस्टर मारा है, ओके, अगला सेट आपने साइड प्लेट मारनी शुरू कर दी। जी जी जी। चलिए एक बार फिर से कॉलर है हमारे साथ। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? हाँ मैम, मेरा नाम अक्षय है। जी हाँ अक्षय जी, प्रश्न बताइए अपना। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम जैसे रेगुलर हम जिम जा रहे हैं। हेलो हाँ जी बताइए। हाँ मैम, जिस दिन हम जिम जा रहे हैं उस दिन हमें प्रोटीन लेना चाहिए या जिस दिन या रेगुलर भी ले सकते हैं? जिस दिन ऑफ कर रहे हैं हम उस दिन भी प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है मैम। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रोटीन तो पर डे लेना है। आप जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर सपोज करो आपने वीक में 2 दिन छुट्टी कर ली तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप जिम नहीं गए तो प्रोटीन नहीं लेंगे। प्रोटीन डाइट अपनी पूरी मात्रा में लेंगे, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। जी, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी विपनेश जी, प्रोटीन के बारे में पूछना चाहते हैं। अब जब हमने जिम की छुट्टी की बात कर ली है तो ये बहुत साधारण उच्चारण होता है कि आज थक गए हैं, आज ये काम है, आज जिम मिस कर लेते हैं। तो कितने दिन हमें खुद को मेंटेन रखने के लिए या वेट कम करने के लिए जिम जाना कंपलसरी होता है? देखिए मेरे हिसाब से तो आपको 365 दिन में से कम से कम 340-345 दिन जिम जरूर जाना चाहिए जी। देखिए मैं खुद की बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं जिम करने तो जरूर जाऊंगा जी। मुझे फीवर भी है, हालांकि मुझे फीवर कभी भी नहीं होता, लेकिन अगर मुझे फीवर है तो मैं तब भी जिम जाऊंगा जी। बारिश पड़े चाहे आंधी आए, जिम जाना है मतलब जिम जाना है। अच्छा, ये तो बात रही प्रोफेशनल जी। मैं साधारण व्यक्ति की बात कर रही हूँ। अगर मतलब जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि वो वीक में 1 या 2 ऑफ अगर लेना चाहे किसी वजह से तो देखिए अगर आपकी मजबूरी है 1 या 2 ऑफ लेने की तो ले सकते हैं जी। उसमें भी आप अपने लिए घर पे 15 से 20 मिनट टाइम निकाल लें जी। ये रेगुलर रहना बहुत ज्यादा। देखिए अभी क्या है, अभी हमारी बॉडी में, अभी आप अपने घर से चले हैं अपनी जॉब के लिए तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, उन पे प्रेस भी करेंगे, ठीक है, बाल भी हेयर वो करेंगे, कॉम्ब करेंगे, सारी चीजें करके चलेंगे। और हमारी बॉडी सबसे मेन और सबसे खास चीज है हमारे पास में, वो है तो उसके लिए भी तो आप टाइम दोगे। बाकी चीजें तो सब ठीक है, मैं ये कहता हूँ मैं तो गंदे कपड़े पहन के चल रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अच्छी है तो वो सब कुछ अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हम फीमेल्स की बात कर रहे थे तो उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। सप्लीमेंट्स की जब हम बात करते हैं, एक साधारण फीमेल अगर जिम ज्वाइन करती है वेट कम करने के लिए, साइड्स कम करने के लिए, एब्स कम करने के लिए, मतलब टमी कम करने के लिए, तो क्या उसको भी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है? मेरे हिसाब से लेडीजों को सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी लेडीज के लिए सप्लीमेंट सजेस्ट किया भी नहीं है जी। मेरे जिम में बहुत सी लड़कियां आती हैं जिनका वेट भी कम कराते हैं, सारी चीजें, लेकिन उनके लिए कभी मैंने सप्लीमेंट प्रोवाइड नहीं कराया। मसल्स वगैरह में जो खिंचाव आ जाता है, इन सब के लिए भी क्या कोई जरूरत नहीं होती है? मसल्स का सप्लीमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन
कुछ मतलब कुछ जिम्स में मुझे लगता है कि वो भी ऑफर किया जाता है, जैसे वेन्स खिंच गई कहीं, कोई लीगामेंट फ्रैक्चर हो रहा है, बार बार जो इंजरी हो रही है हल्की फुल्की, तो ट्रेनर्स कहते हैं कि कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स लेने से इसमें रिलैक्स मिलेगा। क्या ऐसा होता है? ये तो इस तरह से होगा कि आप सपोज करो आपको आपके घुटने में दर्द है या आपकी बोन में दर्द है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपका जी उसमें हो सकता है आपका, मैं खुद ही भूल गया। जी, आप कह रहे थे कि लेडीज के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत कोई खास नहीं होती है आपके ख्याल से, और अगर वेन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए जब सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आप उस विषय में बता रहे थे। उस विषय में बता रहा था। तो आप कैल्शियम की टैबलेट वगैरह ले सकते हैं जी। जैसे आपको पैर, आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपकी कहीं हड्डी में आपको लग रहा है कि इसमें जॉइंट पेन है, तो आप कैल्शियम की, हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जी, और कैल्शियम की टैबलेट आप ले सकते हैं वीक में 1-2 बार, उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी जी। मतलब नॉर्मल रूटीन में यही आप ले सकते हैं, के लिए इतना काफी है। और वैसे लेडी जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको कभी सप्लीमेंट लेना नहीं चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी है तो उनकी तो बातें अलग हो गई। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि कार्यक्रम में समय भी कम रह गया है। बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो युवा, जो हमारे यंगस्टर्स इस तरफ उनका रुझान है, इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्या भारत सरकार की तरफ से उनके लिए स्टार्टिंग में कोई हेल्प अवेलेबल है? देखिए मेरे हिसाब से तो जी, इसको कंटिन्यू करेंगे सर। एक बार कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। अपना नाम बताइए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हाँ नमस्ते मैम। जी हाँ नमस्कार, अपना मैं गौरव मिश्रा मैम, नोएडा से। जी। मैं सर उससे क्वेश्चन था कि ऑफिस में हम किस समय निकालें जिम के लिए, सुबह में या शाम में, जो बेस्ट रहेगा? हाँ मैं आपको बताता हूँ, आप जिम किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह को आपको टाइम मिलता है सुबह कर सकते हैं, और शाम को टाइम मिलता है शाम को कर सकते हैं। उसमें एक कंपलसरी नहीं है कि आप जिम सुबह ही करें या शाम को करें। जी गौरव जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। आप जिम किसी भी समय कर सकते हैं, जिस समय आप अपने लिए शरीर के लिए वक्त निकालने में, आप 24 आवर्स में कभी भी अपने लिए टाइम निकालें जिम के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ टाइम निकालने से मतलब है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका प्रश्न पूछने के लिए। तो विघ्नेश जी, जैसे कि गौरव जी ने पूछा, तो क्या खाना खाना या नहीं खाने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है? मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं कि खाली पेट किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्सरसाइज, ये पूरे दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान अगर इवनिंग में कर रहा है तो जाहिर है वो कुछ खा ही चुका होगा। खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने खाना खा लिया, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सी जगह मैंने देखा है, बहुत से बोलते हैं कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जी। मेरा मानना तो यही है, अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जरूर खा के जाएं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी जी। आप एप्पल खा के जा सकते हैं, आप एक जूस पी के जा सकते हैं या आप एग खा के जा सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर खा के जाना चाहिए। जरूर खा के जाना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी, हम पूछ रहे थे कि क्या बॉडी बिल्डिंग की तरफ सरकार कोई हेल्प करती है? जब आप किस स्टेज से गवर्नमेंट हेल्प मिलनी शुरू होती है? देखिए बॉडी बिल्डिंग लाइन में हरियाणा गवर्नमेंट को अगर हम छोड़ दें, वो तो अपने खिलाड़ियों के लिए जरूर करते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो फुटबॉलर है, जी मर्जी जो भी है वो सभी के लिए करते हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट तो इसमें कुछ भी नहीं करती है, जबकि ऊपर से सभी खिलाड़ियों के लिए पैसा जरूर आता है, लेकिन वो नीचे खिलाड़ियों तक पहुंच नहीं पाता जी। मतलब सरकार तो अपनी तरफ से कदम उठाती है, लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं वो नीचे पहुंचाते नहीं जी, नीचे नहीं, वो पहुंच नहीं पाती है सही तरीके से। क्या कोई खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बनाई है? देखिए सरकार ने तो खेल नीति मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बहुत ज्यादा खास यहाँ पे तो बना नहीं रखी है, क्योंकि खेल नीति का मतलब तो सिर्फ ये है कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अच्छा बड़े लेवल का खिलाड़ी आपके यहाँ से निकल के जा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको देखने के बाद और 50 बच्चे ऐसे होंगे जो उसे देख के मोटिवेट होंगे और खेल की तरफ अपना रुझान बढ़ाएंगे। जी। खेल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो क्या कोई विशेष अनुदान वगैरह मिलती है? किस स्टेज के बाद मिलनी शुरू होती है? जब आप बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के फील्ड में आप आते हैं तो कहाँ से कोई हेल्प मिलनी शुरू होती है? देखिए मैम, मुझे तो सन 2015 से और अभी तक खेलते हुए काफी टाइम हो चुका है, मुझे तो आज तक कोई अनुदान मिला नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, मुझे तो सिर्फ अगर एक सरकार बुला के मुझे तो एक सम्मानित भी करती है तो मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात हो जाए। जी, अनफॉर्चुनेटली मतलब इस तरह की हेल्प नहीं मिलती है।
एक बार फिर से कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? जी मैम, मैं नितिन बोल रहा हूँ नोएडा से ही। जी 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 जी, बताइए। मैं विप्नेश जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। जी कि विप्नेश जी, एक जो एथलीट होता है या एक प्लेयर होता है, वो या तो डाइट जो लेता है या तो बिल्कुल एक्सीड मात्रा में लेता है या बिल्कुल नहीं लेता। जी हेलो जी हाँ, बताइए, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, या तो ज्यादा लेता है बिल्कुल या फिर कम लेता है, स्टेरॉइड हुआ या प्रोटीन हुआ या कुछ और हुआ, तो उससे क्या किसी मैरिड लाइफ में भी असंतुलन पैदा होता है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि मैं खुद भी मैरिड हूँ। जहां तक मैंने सुना है, लोग बागों की थिंक मैंने देखी है और समझी भी है कि उनकी जो थिंक होती है ये होती है कि बॉडी बिल्डर अपनी मैरिड लाइफ में पूरी तरह सक्सेस नहीं होते, जो बिल्कुल 100 के 100% गलत धारणा है। क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो तो बॉडी में रिएक्ट करेगा, जरूर करेगा। अगर कोई इंजेक्ट करेगा अपनी बॉडी को या कोई बाहर से सप्लीमेंट लेगा, बॉडी खराब करेगा। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, आप जो भी चीज लेंगे एक्सपर्ट की सलाह से लें। उसको पता होगा कि आपकी साइकिल कितने दिन चलानी है, कितने दिन नहीं चलानी है, किस स्टेरॉइड को देने के बाद वो कितने दिन बाद आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। जी, और अगर आपका सामने बताने वाला ये है कि उसको लेने के लिए किसी अच्छे ट्रेनर की आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के आप अंडर में करें, क्योंकि खुद से ना करें, हो सकता है आपको उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़े। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद नितिन जी प्रश्न पूछने के लिए। जी विप्नेश जी, हम बात कर रहे थे कि सरकार, आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिल पाती है। तो यानी कि अगर जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको पूरा ये अपने को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि उनको अनुदान मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अनुदान मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, बिल्कुल। तो खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही जुटाना है, खुद ही मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी। मेरा तो मानना यही है कि सरकार को इस चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया का बॉडी बिल्डर कोई भी हो, हम एक तरह से पब्लिक सेवा करते हैं। अभी हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हमें 100 आदमियों ने देखा और हमें देख के, मैं तो ये कहता हूँ कि 4 बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो जिम करना शुरू करते हैं, अपनी सेहत के लिए जागरूक हो जाते हैं, तो हमें उससे अच्छी और उससे खुशी की बात कोई नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुल मिलाकर अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। आप यहाँ पर हमारे रेडियो वाहिनी की तरफ से मुक्त विद्यावाणी पर बैठकर हमारे युवा लोगों को, क्योंकि ये जो चैनल है ये युवाओं के लिए ही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि उन्हें अपने बॉडी के प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। इससे आप लोग नशे की आदत से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, और नशे में जाएंगे तो हमारा देश भी खराब होगा, हमारी जनरेशन भी खराब होगी। जी। और अगर आप अपने खेल के प्रति या अपनी सेहत के प्रति ईमानदार है तो आप इन सभी चीजों से दूर रहेंगे। जी, तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि अपने लिए आप चाहे एज प्रोफेशन इसको नहीं अपनाते हैं, उसके बावजूद भी एक स्वस्थ युवा बनने के लिए आपको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जरूर मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए, स्वस्थ नागरिक बनने के लिए। क्योंकि अगर नागरिक स्वस्थ होंगे तभी देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तभी वो तरक्की करेगा। अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशन में हैं तभी आप ऐसा करें, हर इंसान को अपने लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा लगा विप्नेश जी आपसे बात करके। सबसे पहले मैं पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ आकर अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला के मेरे समाज से, मेरे देश से रूबरू कराया। जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी, धन्यवाद करने के साथ साथ मैं एक बार फिर आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि उन चीजों को दोहराना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए जो आपने बताई, ताकि जिन लोगों ने कुछ प्रोग्राम का हिस्सा हमारा मिस कर दिया। आपने कहा कि अगर बच्चे को आपको उसमें डालना है तो जो लास्ट स्टेज होती है वो 14-15 साल की होती है, और उससे पहले अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप साइकिलिंग, रनिंग, इन चीजों पर ध्यान दें। बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, इन पर ध्यान दें। और 14-15 साल की उम्र से बच्चे को के अंदर खुद आ जाता है, उसे खुद पता होता है वो क्या करना चाहता है। जितना जल्दी आप बच्चे को किसी भी उसमें ढालेंगे, बच्चा तो एक मिट्टी का खिलौना है, उसको आप जी मर्जी जैसे रूप में ढाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहेगा हमारे पेरेंट्स का, हमारे माँ बाप का, उन्हीं का रहना है। क्योंकि बच्चा स्वस्थ है तो
देश स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। तो और उसके बाद आपने कहा कि जब जिम की शुरुआत आप करते हैं तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरह की है। आप लीन हैं, आप स्लिम हैं, आप मॉडरेट हैं, आप कितना वजन है आपका, कितना नहीं है। इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे जिम को ज्वाइन करना, एक अच्छे ट्रेनर को पाना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और अगर 24 घंटे में से लगभग 40 से 50 मिनट आप अपने लिए निकालते हैं तो इतना भी नॉर्मल लाइफ अगर आप इतना टाइम पर डे अपने लिए निकाल रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मेरा मानना है कि आप बीमार भी नहीं होंगे। 99% आप किसी भी सूरत में बीमार नहीं होंगे। जी, एक नॉर्मल वेट का दरमियाना शरीर का व्यक्ति अगर जिम जाता है 18 से 20-22 साल की उम्र में, तो उसको आपने कहा कि 40-50 मिनट एक्सरसाइज के लिए काफी होते हैं, तो बॉडी को शेप में लाने के लिए उसे कितना वक्त लग जाता है अंदाजन? देखिए, हर चीज में टाइम लगता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को शुरू से बैठाते हैं, किसी भी बच्चे को हम पढ़ने के लिए शुरू से बैठाएंगे तो पहली क्लास में बैठाएंगे, फिर वो दूसरी क्लास में जाएगा, फिर वो तीसरी क्लास में जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो यही काम बॉडी बिल्डिंग में या अपना शरीर अच्छा बनाने के लिए है। अगर आप मसल डेवलप कर रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम लगेगा हर चीज को बनाने के लिए। एकदम से आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन फिर भी अगर क्या हम ये मान के चले कि 6 से 8 महीने में या 6 से 10 महीने में वो अपने शरीर जी बिल्कुल, आप 6 से 10 महीने या 1 साल के अंदर एक अच्छी फिजिक जरूर अपनी बना सकते हैं अगर आप, लेकिन उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। डाइट पे थोड़ा ध्यान देना और अच्छे ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है। दूसरे मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, अपनी बहनों को बताना चाहूंगा कि जंक फूड से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो कुल मिलाकर आपका संदेश यही है युवाओं के लिए कि जंक फूड से दूर रहें और अपनी सेहत के लिए कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालें। क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप किसी भी लाइन में हो। हमारे पास सबसे कीमती जो है वो हमारा शरीर है, इससे कीमती हमारे पास कुछ भी नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए विपनेश जी, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने सभी श्रोताओं की तरफ से। आपने अपना कीमती समय यहाँ आकर हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम का ये अंक जिसमें आज हमने आपकी मुलाकात करवाई, उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की आप लोगों के लिए। श्री विपनेश चौधरी जी जो कि मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं 2018 में, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हैं जिनके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। 2015 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 2015 में सबसे पहले ये बने मिस्टर गाजियाबाद 55 किलोग्राम वर्ग में। 2015 में मिस्टर यूपी रहे। 2016 में मिस्टर इंडिया 70 किलोग्राम वर्ग में। 2016 में ये आयरलैंड में एक चैंपियनशिप के तहत इन्होंने 5वां रैंक हासिल किया। 2017 में ही ये 70 किलो वर्ग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट रहे मैन फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग में, मैच्योर और माइनर दोनों में। बहुत बहुत धन्यवाद विपनेश जी, एक बार फिर से आपका पूरी टीम की तरफ से यहाँ उपस्थित होने के लिए।